मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रात को 9 बजे जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। जी हां, बजट का एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर नीतीश और नायडू, ये हम आपको बताएंगे बजट में क्या खास हुआ है। एन फैक्टर के बारे में आपको जानना है, बने रहिए जनमत में। ये तो पहला फ्लोर ग्राफिक्स है, पहली खबर है जिसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स की ओर चलने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये लीजिए, आरजेडी है कि मानती नहीं। भाई, बिहार के लिए इतना कुछ घोषणा में आया है, लेकिन आरजेडी जो है वो खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप फ्लोर ग्राफिक्स तो देख रहे हैं, खबर भी देखेंगे तो आप समझेंगे। और आपका क्या होगा? आम आदमी पार्टी क्या केवल विरोध ही करती रहेगी? आतिशी के साथ क्या हुआ? कौन सा ऐसा केस है जिन पर उनकी पेशी हुई थी? कितना भुगतान करना पड़ा? तमाम बातें आपको अगर जाननी है आम आदमी पार्टी यानी आपका क्या हुआ और क्या होगा, ये फ्लोर ग्राफिक्स ही नहीं, खबर में देखिएगा और ज्यादा बेहतर समझेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, चीन ने बना दी जोड़ी। जी हां, अगर आपका कोई दुश्मन हो तो आपके दोस्त भी उसके जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन के दुश्मन जो हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो क्या भूटान और जो भारत की दोस्ती है, काफ़ी लंबे समय तक है, साझेदारी है। भारत सड़कें बनाने में वहाँ पर योगदान देता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडियन ऑयल, तेल से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है सहायता भारत भी करता है और भूटान की तरफ से भी एक सहयोग मिलता है। उसके बारे में बताएंगे क्या हुआ खास। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में मंदिर से परेशान शैतान। जी हां, एक और खबर आई है जहां पर विदेशी धरती पर सनातनी बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ है। हमला क्या, ग्राफिटी यानी कि लिख दिया गया दीवारों में, क्या कुछ लिखा गया। फिर से हमला मंदिर पर, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। बने रहिए जनमत में। तो चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे। अब जनमत में खबरों की शुरुआत करते हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत मोदी 3.0 के पहले टर्म के बजट से करते हैं, जिसके तहत आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 7वां बजट पेश किया है। वो पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिनको 7 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। इस दौरान उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। सैलरीड क्लास यानी मिडिल क्लास को उम्मीद रहती है। वास्तव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपए था। आपको एक बार फिर से बता दें, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप टैक्स फाइल करते हैं, कि ये केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये तो आपने खबर जानी, अब इसकी पे एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप इस खबर को और अच्छे से जान सकें। ने सैलरीड लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजिम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। जी हां, इसी के साथ 17.5 हजार का फायदा हुआ है। वहीं फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई है। बता दें कि पहली नौकरी वालों के लिए भी कुछ खास है। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। कितनी कमाई पर कितना टैक्स? 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख 1 से 10 लाख 10%, 10 लाख 1 से 12 लाख 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख 20%, 15 लाख से अधिक 30%। चलिए अब जान लीजिए कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। दरअसल कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते हुए हैं। वहीं मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। एजुकेशन लोन के लिए भी राहत मिली है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर आएगा जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
युवाओं के भविष्य के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। वहीं 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। युवाओं के लिए तोहफा। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का बजट। देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग। 11 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। 12 महीने तक इंटर्नशिप कर सकेंगे युवा। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए मासिक भत्ता। 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च होगा। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की देने वाला बजट है। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है। देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है।
सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। वहीं बजट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। उन्होंने कहा कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। छात्रों, किसानों, महिलाओं, आम जनता को समाहित करते हुए विकसित भारत की आधारशिला को रखा गया है। ये समावेशी बजट है। मोदी जी की सरकार ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, हम कह सकते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को, आम जनता को, सरकारी कर्मचारियों को, सबको समाहित करते हुए देश की जो विकसित भारत की आधारशिला है उसको आज रख दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक जो कल्पना देश के लोगों ने माननीय मोदी जी के माध्यम से की थी कि भारत विकसित बने, उस ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है छात्रों को मुद्रा लोन के माध्यम से जो 20 लाख तक की सीमा दी गई है, सरकारी कर्मचारियों को, जो निजी क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनको टैक्स स्लैब में छूट दिया गया है, दवाइयों को टैक्स कम किया गया है, जो हमारे मोबाइल है उन पर टैक्स कम किया गया, सबको समाहित करते हुए बहुत शानदार बजट देने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर, जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके लिए विशेष बजट लाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी इतिहास की चर्चा हम लोग समय समय पर अपने उद्बोधन में करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय सहित हमारी जो धरोहरें हैं, विश्व धरोहरें हैं, चाहे हमारा गया का प्रसिद्ध मंदिर हो, उसको अद्भुत बनाने का काम माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं बजट के माध्यम से। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने देश के अन्नदाताओं को कई सौगातें भी दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश की जनता को ये बजट कितना लुभाएगा। को बताइए, जनमत में टैक्स के बाद अब बात किसानों की करते हैं। आपको बता दें, आम चुनावों के बाद आए इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर टिकी हुई थी, खासकर किसानों की। ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और सरकार ने उनके लिए कई अहम ऐलान भी किए हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। बहुत बड़ी रकम है। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, जो 6,000 रुपए रहेगी। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो सुनाते हैं। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बार के बजट में क्या क्या बदलाव किए हैं। इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली हैं। बजट में किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए। किसानों के लिए इस बार बजट 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। साथ ही 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी, जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा। कृषि रिसर्च में सुधारों पर काम किया जाएगा और दाल और दलहन तिलहन की उत्पादकता और भंडारण को बढ़ाया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे और नाबार्ड के जरिए किसानों की मदद होगी। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर भी काम होगा और नए वित्त वर्ष में 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल रूप से सर्वे किया जाएगा। साथ ही राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके खेती किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। किसानों पर बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। इसके बाद किस प्रकार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई, एक नजर उन पर भी डालेंगे।
India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि बिहार को जो सौगात मिली है और क्या कुछ मिला है बिहार को, उससे लेकर विपक्ष क्या कह रहा है। आम बजट से बिहार को मिली सौगात की देश भर में चर्चा चल रही है। दरअसल आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने बिहार में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में ऐलान किया गया है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गयाजी धाम, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार के लिए बहुत कुछ है। साथ ही केंद्र सरकार ने इसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का फैसला किया है, यानी टूरिज्म पर भी उसको फायदा मिलेगा। और जहां जहां सरकार ने फोकस किया है, आप देखें, चाहे काशी विश्वनाथ, चाहे अयोध्या हो, वहां पर यह फायदा जनता को मिला है, तो बिहार को भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे रोड कनेक्टिविटी, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे रोड कनेक्टिविटी और बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा रोड कनेक्टिविटी का भी विकास होगा। बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बजट में बिहार के लिए बहार है और बजट में बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमने अपने मेडन स्पीच में भी एक मांग रखी थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। 14th कमीशन के बाद अगर 14th कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिला है और जो यूनियन बजट है वो उसी पे बनता है। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये एक संतुलित बजट है, बिहार के लिए बहार है और बजट में बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है। देखिए, ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। बजट को लेकर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में बिहारी प्रथम को धरातल पर उतारने का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार को स्पेशल स्टेट्स नहीं मिलने के लिए यूपीए सरकार की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे
का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। फिलहाल बजट में बिहार को मिली सौगात की खूब चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार एनडीए की आई है और अब बजट में क्या कुछ खास हुआ, बिहार को दिया गया और जो साउथ को दिया गया, आंध्र को दिया गया, विपक्ष को मिर्ची क्या लगी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके आपको बताएंगे। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पेश किए गए पहले बजट में बिहार के साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आंध्र प्रदेश और कुछ अति पिछड़े राज्यों के विकास को लेकर भी इस बजट में घोषणाएं की गई हैं। जहां पूर्वोदय स्कीम के तहत वित्त मंत्री ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्व के कुछ राज्यों को भी विकास की बात कही है, लेकिन बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए महत्व से अन्य राज्यों के विपक्षी नेता आज नाराज दिखे। वो स्वाभाविक भी है। और जहां अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए चिंता जताई, वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही पंजाब के कुछ सांसद और महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी के नेता केंद्र पर अपने राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की बल्ले बल्ले हुई है और खासतौर से बात किया जाए गया की, तो गया को भी काफ़ी कुछ मिला है। हम बात करते हैं गया से सांसद और केंद्र सरकार मंत्री एमएसएमई विभाग के जीतन मांझी जी। मांझी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गया को तो आज बहुत अच्छा मिला केंद्रीय बजट में। देखिए, गया का ही नहीं बल्कि बिहार के लिए ये स्वर्णिम अवसर है जब प्रधानमंत्री जी और सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जो लाखों करोड़ की योजना है। ऐसे 3 योजना जो महज हम देख रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया सड़क में उन्होंने दिया है, 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ परियोजना में दिया है, 21,400 करोड़ रुपया उन्होंने बिजली परियोजना में दी है। इसके अलावे नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए, फिर आपको कोसी मोजी नदी जोड़ने तथा अन्य 20 परियोजनाओं को आगे चलाने के लिए, या फिर पूर्वोदय योजना है जिसमें देश के पूर्वी क्षेत्र के समेकित विकास में जिसमें बिहार और झारखंड भी समाहित है। इस तरह से सैकड़ों ऐसी परियोजना है जिसमें मैं समझता हूं कि लाखों हजार एकड़ लाखों हजार करोड़ रुपया बिहार का प्रोविज़न उन्होंने किया है। ये काबिल तारीफ़ है। निकट फ्यूचर पास्ट में इस प्रकार की योजना बिहार को नहीं मिली थी। और जहां तक गया की बात है, गया में उन्होंने कहा था कि गया का चुनाव जीतन मांझी नहीं लड़ रहा है, गया का चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। और हमने भाषण में मांग किया था कि मेरी कड़ाही जो चुनाव चिन्ह है खाली है, इसको आप नालंदा गया, बोधगया, राजगीर कॉरिडोर जैसे बनारस कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा था, वैसा कर दीजिए। फल्गु नदी में पानी ला दीजिए और गया का एरोड्राम को और विकसित कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि काम भी कहा था। वो सारा काम इसमें हो गया। जैसे अमृतसर कोलकाता आपको बन रहा है रोड कॉरिडोर, उसका मेन हब बन रहा है गया। आप जोड़िए कि गया में ही सब तरह का ये होगा। औद्योगिक के हब, केंद्र हब बन रहा है गया। इस तरह से कहने का मतलब गया का तो 2, 3, 4 वर्षों में ऐसा विकास हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पटना सहित अन्य जो वहाँ का है उससे ज़्यादा गया का विकास होगा। जिस तरह से आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो लगातार विशेष राज्य की दर्जा को लेकर आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि आप लोगों ने विशेष राज्य का। मैंने कहा है और सदा मैं कहूँगा कि जब वो थे तो क्या किए थे। वो भी तो कांग्रेस के लोग तो 60 वर्ष के आसपास में राज किया, 15 साल राज किया लालू प्रसाद जी ने। और लालू प्रसाद इतना पावरफुल थे कि
प्रेसिडेंट रूल इवोक करने के लिए उन्होंने, राष्ट्रपति जी तब मॉस्को में थे तो रातों रात उन्होंने दस्तखत करा लिया और प्रेसिडेंट रूल इवोक हो गया। इतना शक्तिशाली उस समय केंद्र में थे लालू प्रसाद जी, तो उस समय वो क्यों नहीं कराए थे विशेष राज्य का दर्जा? लेकिन अपने तो करा नहीं सके, जब ताकतवर थे, जब दूसरे का माथा पर आए तो झूठी बात बोल रहे हैं। आज जितनी बड़ी राशि बिहार को दी गई बजट में, उतनी राशि कभी कोई दिया है क्या? इसलिए नरेंद्र मोदी जी विशेष राज्य के दर्जा भले न दिए हों, चूँकि नीति आयोग ने ऐसा कहा है कि अब कोई भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से जितना लाभ मिलता उससे दुगना लाभ आज बिहार को मिला है। लाखों करोड़ रुपया क्या एक तरह से पैकेज के रूप में मिला है, जिसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। तो ये थे जीतन राम मांझी साहब, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो उन्होंने चुनाव के समय में कहा था कि इनकी कड़ाई खाली थी, आज कड़ाई पूरी तरह से भर चुकी है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। ये बजट रामराज की शुरुआत है। रामराज मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह जी से। दादा, आज तो बिहार को बहुत अच्छी सौगात मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जहां तक बिहार का सवाल हुआ, बिहार में आज तक अगर कोई दिया तो नरेंद्र मोदी ने ही दिया। 2015 में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा की, 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ। वही नरेंद्र मोदी अभी बिहार को, चाहे गंगा पर पुल हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे विकास के टूरिज्म का हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, नौजवानों को रोजगार, जो भी है, ये अगर देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ही किया। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, और पूर्वांचल बिहार के बगैर नहीं, झारखंड के बगैर नहीं, उड़ीसा के बगैर नहीं, पूर्वांचल आसाम के बगैर नहीं। इस बजट में सबके लिए विकास का है। ये बिहार के लिए एक माइलस्टोन होगा, और मैं तो समझता हूं कि आने वाले दिन में ये आज का बजट मील का पत्थर ही नहीं होगा, बल्कि विकास के एक आयाम को खड़ा करेगा। दादा, आप बिहार के बड़े नेता हैं, लेकिन बेगूसराय से आप सांसद आते हैं। बेगूसराय के लिए क्या देखते हैं बजट में? देखो यार, हर जिला का बिहार सम्मिलित बिहार है। वैसे वहाँ हमें उम्मीद है कि मेरा हवाई अड्डा तो है ही, हमें पुल है ही, तो बेगूसराय के लिए विकास के लिए हर कोने से कई चीज हैं। हमें इस पैकेज के पहले हमें पुल है, जो कल मेरी मीटिंग है गडकरी जी से, वो पुल पर होगा। मेरा फिर आने वाले दिन में पेट्रोकेमिकल्स होगा। हवाई अड्डा इसमें जुड़ा हुआ है बेगूसराय। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आलोचना कर रही है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, मैं यही कह रहा हूं। कांग्रेस कहे, लालू जी की पार्टी कहे कि ये गलत किया है, नहीं देना चाहिए बिहार को। ये जिंदगी भर पॉलिटिकल नौटंकी करना इन लोगों का फितरत हो गया है। दिया नहीं कुछ। 2000 में बंटवारा हुआ, उस समय के बाद से, जब से दोनों सदन बिहार का, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में पास किया विशेष राज्य का दर्जा, उस समय नीतियां थी, अब तो नीतियां भी नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल नौटंकी कांग्रेस मत करे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह साहब, जो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार को सौगात मिली है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अपना पिटारा खोलते हुए कई सौगातों की घोषणाएं की हैं।
निर्मला सीतारमण ने हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरावाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा, जहां रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश और बिहार को मिले इस विशेष पैकेज पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, जिन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, वहाँ किसानों के लिए बजट में क्या कुछ है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? वहीं आज के इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सौगातों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। तो आप खुश नहीं है बजट से? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए। कौन से 2 राज्य से? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है। ये आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उनको बधाई दूंगा। एक बहुत ही बैलेंस्ड इस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है और विशेष रूप से कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं का संतुलन जहां बिगड़ा है, वही भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। मोदी 3.0 के इस पहले बजट में आज एक और जहां अखिलेश यादव अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए चिंता जताते नजर आए, वहीं आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता अपने राज्य महाराष्ट्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पंजाब के सांसदों ने अपने राज्य की अनदेखी पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने खबर देखी विस्तार से। हमने गिरिराज सिंह से, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं सौरभ तिवारी, उन्होंने क्या खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री जी से और जितेंद्र राम मांझी जी से क्या खास बातचीत की वो भी दिखाई। आंध्र प्रदेश को, बिहार को मिली सौगात का रिएक्शन भी आपको बताया, विस्तार से समझाया। इस पर हमने एक पोल भी रखा था आपके लिए, वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लीजिए, बजट 3.0 मिडिल क्लास को ताकत देगा। देखिए हमारा पोल एज इट इज, जो राय जनता वोट करती है वो हम दिखाते हैं। 55% लोग कहते हैं हाँ, 45% लोग कहते हैं नहीं। तो मिली जुली एक रिएक्शन के रूप में यहाँ पर आधे लोग मानते हैं हाँ मिडिल क्लास को ताकत देगा, आधे से कम लोग, ये आधे से ज़्यादा लोग मानते हैं देगा, आधे से कम लोग थोड़ा मानते हैं 5%, 45% लोग मानते हैं कि ताकत नहीं देगा।
चलिए जनमत में आज बात सुदर्शन के दर्शकों की ओर से एक ऐसी मां की करते हैं जिनके निधन से आज समस्त सुदर्शन परिवार की आंखें नम हैं। बात करेंगे स्वर्गीय धर्मदासी चावला जी की, जो सुदर्शन न्यूज की नियमित दर्शक थीं और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी को बेटे की तरह मानती थी, एक तरीके से अपना दूसरा बेटा मानती थी। एक बार की बात है जब सुदर्शन न्यूज की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो दौर भी था, सुदर्शन न्यूज ने वो दौर भी झेला है मजबूती के साथ। चैनल की आर्थिक स्थिति के समाचार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे, व्हाट्सएप पर घूम रहे थे। उस मुश्किल घड़ी में इस मां ने, उन्होंने प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी को कॉल करके अपने फ्लैट बेचकर, यानी अपना घर बेचकर उसे पैसे भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं ऐसे ही ये नहीं कह रहा हूं कि केवल फोन कॉल आया था, तैयारी इतनी ज्यादा हो गई थी, वो अपने फ्लैट के कागज लेकर सुदर्शन न्यूज के दफ्तर पहुंच गई थी ये मां, और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी से यानी सुरेश चव्हाणके जी से कोर्ट चलने के लिए बोलने लगी। सोचिए, उन्होंने अपने घर को बेचकर सारे पैसे सुदर्शन न्यूज को देने के बाद स्वयं वृद्धाश्रम में जाकर रहने की तैयारी कर ली थी, पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी ने उन्हें रोका, टीम ने उनको रोका, नहीं तो वो फ्लैट यानी अपना घर बेचकर पैसे खाते में जमा करने जा रही थी। देखिए, एक मां ही होती है, सगी मां कहते हैं, एक मां ही होती है जो अपने बेटे के लिए अपना घर बेचने को तैयार हो जाए, तो बिल्कुल ये सुदर्शन न्यूज के लिए मां की तरह ही है। वो सुदर्शन न्यूज के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बिंदास बोल को नियमित देखती थीं। वह कॉल कर लाइव बिंदास बोल में भाग लेती थीं। उनका कहना था कि उन्हें बहुत काम किया और करने वालों को भी पास से देखा, परंतु अब केवल सुदर्शन न्यूज से आशा और अपेक्षा है, इसलिए अब वह शांति से अपने प्राणों का त्याग करेंगी। आज उनके बेटे से जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटे, ये मेरे 2 बेटे हैं, एक तुम और एक सुरेश चव्हाणके। तो हम धन्यवाद करते हैं ऐसी मां का, उनका आशीर्वाद हमें बना रहे और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।